तो चिल्ड्रन फ्योल साहब के बारे में हमने लास्ट क्लास में एंड किया था। 1841 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई इनकी 1925 में। He was a mining engineer and a person who used to write many good management theories. He founded the mining company at France, I hope so, क्योंकि भाषा वही लग रही है। And he was the managing director in 1998 till 1918. तो मतलब अपनी नौकरी छोड़ने के 7 साल बाद इनका निधन हो गया। गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर इन्होंने काफी अच्छी अच्छी किताबें भी लिखी और इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और एफ.डब्ल्यू. टेलर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज मोर कंसर्न्ड विद फैक्ट्री सिस्टम, whereas हेनरी फ्योल इज मोर कंसर्न्ड विद द ऑफिस सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। समझ गए बात? चलिए, दीज आर हिज 14 प्रिंसिपल चिल्ड्रन। मैंने इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में एक कोड वर्ड भी बताया था, कैसे आप इसको याद रखेंगे। कोई मेरे को कोड वर्ड बताना चाहेगा प्लीज? चलिए, इट वाज डैड, ICFE, यू, देन ICFE। समझ में आ गया? ICFE कहाँ हुआ? Dad's you, IC हाँ ठीक है, उसके बाद F, ओके, ICFE। चलिए, you के बाद से ओ सो है। हाँ वही मैंने कहा, कुछ भूल रहे हैं आप लोग। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही हुए, एक बचा है, एक बचा है, एक बचा है। देखिए 14 पूरे नहीं हुए हैं। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हुए, एक बच रहा है कोई। सर FE है। हाँ वही मैंने कहा, FE है। चलिए, सो डैट CUU, सो आइस FE, खोपड़े में बात गई। तो ऐसे आप 14 प्रिंसिपल्स लर्न कर लेंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? चलिए, तो एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं बच्चों, समझते हैं और इनको कोरिलेट करेंगे जो अपने पुराने प्रिंसिपल्स थे एफ.डब्ल्यू. टेलर के, उनके साथ आपको काफी कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने का मौका मिल जाएगा। रेडी एवरीबॉडी? सारे प्रिंसिपल्स तो सबने लिख लिए थे शायद। चलिए, सो राइट डाउन द फर्स्ट वन इन योर कॉपी चिल्ड्रन। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे एक वर्ड और हम ऐड करेंगे चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। सो अथॉरिटी शब्द का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट समबडी इज अपॉइंटेड एज अ गार्ड, और किस चीज का गार्ड है ये? ATM रूम का, जहां पे ATM इंस्टॉल होते हैं। तो अब इसके पास राइट है कि अगर कोई भी इंसान कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो वो उसको स्टॉप करे, यस और नो? समझ में आ गया? और अगर वहां पे चोरी हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो अल्टीमेटली किसको पकड़ा जाएगा बच्चों? गार्ड। तो अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन यहीं पे स्टार्ट होता है बच्चों। गार्ड का काम है उस रूम की मॉनिटरिंग करना, तो इट इज हिज राइट। अगर वहां चोरी हो जाती है तो पूछताछ किससे होगी? गार्ड से। तो ये गार्ड की अकाउंटेबिलिटी है, गार्ड की अकाउंटेबिलिटी है। और वहां पे उस पर्टिकुलर रूम को सेफली मेंटेन करना, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो तुरंत रिस्पांस टीम को बुलाना। अगर बैंक वाले उसमें मनी लोड करने आए हैं तो गार्ड हैज द ड्यूटी टू टेल पीपल कि अभी आप एंटर नहीं करेंगे, अभी कुछ मनी लोड किया जाना बाकी है। सो अथॉरिटी का मतलब अलग हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफरेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिफरेंट। ये बात सबको समझ में आ गई? तो आई रिपीट अगेन, मान लीजिए कि किसी की गार्ड की नौकरी लग गई। अब बच्चे कहेंगे सर किसकी? जो लोग क्लास में लेट आ रहे हैं उन्हीं की। ठीक है, वो ATM रूम के गार्ड हैं। तो उनकी अथॉरिटी क्या है? जब जिसको चाहेंगे एंट्री देंगे, और लगेगा सस्पिशियस केस है तो उसको एंट्री नहीं देंगे। तो उनके पास राइट है लोगों को स्टॉप करने का एंड एंटर करने का। इज दैट क्लियर? कोई सस्पिशियस केस आ गया तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो इन्फॉर्म करेंगे नियर बाय पुलिस स्टेशन को। आग लगने का खतरा है, शॉर्ट सर्किट हो गया या आग भी लग गई, तो दे विल इन्फॉर्म। और अगर चोरी हो जाती है तो पूछताछ भी किससे होगी? गार्ड से। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इवॉल्व्ड वन मोर थॉट इन दिस, एंड दैट थॉट इज व्हाट? अकाउंटेबिलिटी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑफिस क्लर्क। अब ऑफिस क्लर्क का काम क्या है? कि भाई ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक से मेंटेन करे। दिस इज द वर्क ऑफ एन ऑफिस क्लर्क, यस और नो? तो भाई ऑफिस क्लर्क का काम है कि वो एम्प्लॉइज को बताएगा कि आपको जब ऑफिस रिपोर्ट करना है तो रजिस्टर में कहां पे साइन करना है। इट इज हिज ड्यूटी, राइट है उसका। क्लियर? और हमारे मैनेजर ने उसको बोला हुआ है कि अगर कोई डिले हो जाता है तो आप उसकी लीव लगा दीजिए उस दिन की।
दिस इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अथॉरिटी. इज दैट क्लियर? तो अथॉरिटी है कि उसे लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको कहां साइन करना, और लेट हो गया तो हम आपकी लीव लगा देंगे. खोपड़े में बात गई. अब जब पूछा जाएगा एम्प्लॉय के थ्रू कि मिस्टर क्लर्क आपने मेरी छुट्टी क्यों लगाई, तो एम्प्लॉय को बताना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये काम करने को बोला गया है, एंड अकॉर्डिंगली आपकी उस दिन की सैलरी भी कट जाएगी. तो अगर आपके पास अथॉरिटी हो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो आपकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी. तो अगर हमने आपको कोई राइट दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी. तो अकाउंटेबिलिटी भी किसकी होगी चिल्ड्रन? किसी और की होगी? उसी की होगी. तो तीन बातें याद रखेंगे सब लोग. अनदर एग्जाम्पल लेते हैं चिल्ड्रन हम लोग, बैंक मैनेजर का. तो बैंक मैनेजर के पास राइट है कि वो किसका अकाउंट ओपन करे और किसका अकाउंट ओपन ना करे. अब मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स आया, कह रहा है मेरे को अकाउंट ओपन करना है. बैंक मैनेजर को लग रहा है ऐसे ही फालतू टाइप का आदमी लग रहा है देखने में, उलिये से उसको भगा दिया. बिकॉज मैनेजर हैज द राइट टू ओपन द अकाउंट ऑफ समबडी और नॉट. बाद में पता लगा मिस्टर एक्स वाई जेड थे जिनके पास 3,000 करोड़ रुपए का फंड था, दूसरे बैंक से त्रस्त थे और आपके बैंक में आए थे, और ये चले गए या आपने लौटा दिया. तो जनरल मैनेजर उस मैनेजर की क्लास लेगा कि नहीं लेगा? कि अगर बैंक का बिजनेस कम हुआ, यू आर इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल. और उससे बैंक को जो लॉस होगा, उससे डिमोशन किसको सफर करना पड़ेगा? बैंक मैनेजर को. तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं चिल्ड्रन, सेल्समैन का. अब सर सेल्समैन क्या काम करेगा? सेल्समैन को मालिक ने बोला कि तुम गुड्स को बेचो 10% डिस्काउंट पे, तो उसके पास अथॉरिटी है 10% डिस्काउंट देने की, बट उसने 15% डिस्काउंट ऑफर कर दिया. तो 5% कौन झेलेगा? द सेल्समैन इटसेल्फ और द एम्प्लॉयर? द सेल्समैन, बिकॉज एम्प्लॉयर ने 10% बोला था, 5 आपने अपने पास से एड ऑन किया है. तो इन दैट केस रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 की दी गई थी, गॉट इट क्लियर? बट इसने कितना दे दिया? 15. तो ये अकाउंटेबिलिटी एक्स्ट्रा 5% का लॉस कौन झेलेगा? सेल्समैन ही बेयर करेगा. फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? सबने कॉपी कर लिया? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की भाई? जस्ट एक लास्ट एग्जांपल फिर आगे चलते हैं. घर में मम्मी ने एक मेड को हायर किया खाना बनाने के लिए. तो हु हैज द अथॉरिटी राइट टू एंटर इनटू द किचन एंड कुक द फूड चिल्ड्रन? दैट मेड और कुक. और खाना जल गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? गैस स्टोव की, फ्लेम की, खाने की, अनाज की? किसकी होगी? मेड की. तो जिसने खाना बनाने की जिम्मेदारी ली थी, मतलब जिसको अथॉरिटी हमने दी थी, जिम्मेदारी भी उसी की है. तो अगर आपके पास अथॉरिटी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप अकाउंटेबल नहीं होंगे. आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, आपने डिसीजन ले लिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? आपके ऊपर. बट अब अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, ये सर्कमस्टांसेस देख के डिसाइड करेंगे. कैसे सर? मान लीजिए कि भाई मैनेजर ने मेरे जैसे सुपरवाइजर को कोई काम बोला और मैंने अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दी और उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो अथॉरिटी वॉज विद मी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसको लेनी पड़ेगी भाई? मेरे को. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते. समझ गए सारे पॉइंट्स? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? So authority refers to the right and responsibility is the obligation to perform the duty. दोनों बातें समझ में आ गई चलन? एग्जाम्पल लिखा हुआ, आप भी इसको लिख लें. मैनेजर शुड हैव अ राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट फॉर विलफुली नॉट ओबेइंग अ लेजिटिमेट ऑर्डर. सर इसका क्या मतलब होता है? अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और आपने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ ऑर्डर दिया और वो लेजिटिमेट था, मतलब जायज था, कोई गैर कानूनी चीज या गलत काम नहीं था, बट उसने फॉलो नहीं किया, तो यू हैव द राइट टू पनिश. इज दैट क्लियर? बट आप उसको पनिश तभी करेंगे जब आपने सफिशिएंट मौका उस पर्सन को दिया अपनी बात रखने के लिए. अगर आपने सफिशिएंट मौका नहीं दिया और उसको ऐसे ही पनिश कर दिया, तो अगेन काम के नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होगी, नॉट ऑफ दैट एम्प्लॉय जिसको डिनाई किया गया है फ्रॉम कमिंग टू द ऑफिस एज अ पार्ट ऑफ गिविंग पनिशमेंट. समझे कि नहीं समझे? पक्का? तो अगर आपके पापा मम्मी कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गए और आपको घर की कीज दे गए, अगर में चोरी हो जाती है, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? पापा मम्मी. क्यों? अथॉरिटी आपको दे के गए थे, चाबी आपको दे गए थे और चोरी हो गई पीछे से. सर क्योंकि चोरी हम ही कितना तो जिम्मेदार वो हुए, हमको पैदा ही क्यों किया उन्होंने? तो चोरी अगर किसी ने भी की है तो जिम्मेदारी आप ही की होगी कि डबोड़ संग तुम क्या कर रहे थे उस समय. समझ में आ गई बात? चलिए, लिख लिया सबने? चलिए लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को. चलिए, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस. अगला है बच्चों सेंट्रलाइजेशन, और इसी का एक छोटा भाई है डिसेंट्रलाइजेशन. अब ये बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है.
मान लीजिए कि सो कॉल्ड देयर इज अ बॉय, और आप बोलेंगे सर तो देयर इज अ बॉय कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं, देयर इज अ बॉय में कोई बड़ी बात नहीं है। ये बॉय जो है ये एक फैमिली में है, इज दैट क्लियर? और फैमिली में कितने लोग हैं ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसकी फैमिली में लेट अस से देयर आर 24 persons इंक्लूडिंग हिम, तो मतलब एक ये हुआ तो बाकी कितने हो गए? 23 और इस फैमिली में एक दादाजी हैं और एक दादी जी हैं। अब इस लड़के की मैरिज का जिक्र चल रहा है कि इसकी शादी होनी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि शादी के सारे फैसले इस घर में दादा दादी ही लेंगे और कोई भी नहीं लेगा। सो व्हेन डिसीजन मेकिंग पावर is in the hands of the senior most person, we call the principle as a centralization. बट अगर सारे के सारे 23 लोगों को ना भी बोले, मान लीजिए 23 में से 12-15 लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाए कि भाई शादी ब्याह के बारे में चर्चा होनी है, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिसेंट्रलाइजेशन। तो किसको इस बार टिकट दिया जाएगा एमपी के चुनाव को लड़ने का? एक पर्टिकुलर पार्टी के जो 2 हेड्स थे उन्होंने ही सब कुछ सोच लिया, सारे मेंबर्स से मीटिंग में कुछ खास डिस्कशन किया ही नहीं चिल्ड्रन। दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन। बट पूरी पार्टी की मीटिंग बैठी और तब डिसाइड किया कि सौरभ सर को टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, और दिया भी जाए तो झुमरी तलैया से दिया जाए, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? डिसेंट्रलाइजेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेनी अ टाइम्स पेरेंट्स से तुम 10th पास कर गए हो, तुमको यही पढ़ना है, इट इज सेंट्रलाइजेशन। बट जब घर में चर्चा हो, फायदा नुकसान हो, सब लोग बैठ के बात करें, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? पक्का? टीचर क्लास में आया और कह रहा है मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इट इज सेंट्रलाइजेशन। बच्चों से पूछ रहा है क्या पढ़ेंगे, बच्चे कह रहे हैं हमेशा आंसर वही रहेगा, कुछ नहीं पढ़ेंगे, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए इस बात को? पक्का? सो व्हेन सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग सिर्फ हायर लेवल के पास होता है, दैट इज टॉप लेवल के पास, तो सेंट्रलाइजेशन। और जब वो लोअर लेवल पे डाइल्यूट हो जाता है तो इट बिकम्स डिसेंट्रलाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब तो जानते ही होंगे, पार्टनरशिप का ही जानते होंगे। टॉप लेवल में सोल प्रोप्राइटर में एक रहेगा, पार्टनरशिप में 2 4 10 20, तो सारा थिंकिंग प्रोसेस उन्हीं के पास है, इट इज सेंट्रलाइजेशन। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर यहां तक फैसले ले लिए गए तो सेंट्रलाइजेशन। बट अगर हमने मिडिल लेवल और लोअर लेवल को भी पार्टिसिपेट कराया तो इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका एक डायग्राम आई वांट कि सब लोग बना ले, चलन इसका एक डायग्राम सब लोग बना ले वेरी क्विकली। वेरी क्विकली ड्रॉ अ डायग्राम। आई होप सो सबको नजर आ रहा होगा। ट्राइंगल इज विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन, व्हाट आई हैव रिटन एट द टॉप? सी। और एट द बॉटम क्या लिख दिया मैंने? डिसेंट्रलाइजेशन। तो जितना बच्चों आप ऊपर की तरफ जाएंगे व्हाट विल हैपन? सेंट्रलाइजेशन। और जितना आप नीचे की तरफ आएंगे इट विल फॉलो व्हाट? डिसेंट्रलाइजेशन। लॉजिक समझ में आ गया? तो डिसीजन मेकिंग जितनी ज्यादा ऊपर के लोगों के हाथ में होगी द प्रोसेस इज सेंट्रलाइजेशन, और जितनी नीचे की तरफ जाएगी इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आ गया? तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट का यूपीए 2 रोल था, या यूपीए 1 में भी सोनिया गांधी जी की ज्यादा चलती थी, बाकी किसी की नहीं चलती थी, इसे लोग नाराज होकर पार्टी छोड़ के भाग गए, तो दैट वाज सेंट्रलाइजेशन। इन अदर प्रोग्रेसिव पार्टी सब लोगों की बातें सुनी जाती हैं, फिर डिसीजन दिए जाते हैं, तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए? चलिए झटपट बनाए डायग्राम। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो लेटेस्ट से चिल्ड्रन की ये टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, ये मिडिल लेवल, एंड देन एट द एंड इट इज लोअर लेवल। तो अगर टॉप लेवल में डिसीजन ले लिया गया तो सेंट्रलाइजेशन, और मिडिल और लोअर को इन्वॉल्व किया चिल्ड्रन
then it becomes what? Decentralization. Is that clear? अब बच्चे कहेंगे सर मान लीजिए टॉप के साथ मिडिल को तो इन्वॉल्व किया, लोअर को इन्वॉल्व भी नहीं किया, तो क्या बोलेंगे? तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बीच का क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइजेशन. सिंड्रेला बोल दीजिए सीधे सीधे. तो टॉप लेवल के पास डिसीजन मेकिंग है तो सेंट्रलाइजेशन, और नीचे के लेवल के पास हो गई तो डिसेंट्रलाइजेशन. टॉपिक पढ़ा दिया. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेस्ट कब लिया जाए, तो इट इज डिसेंट्रलाइजेशन. और अगर मैं खुद ही डिसाइड कर लूं देन इट इज सेंट्रलाइजेशन. डायग्राम समझिए सब लोग? नहीं समझा कोई भी? बना लिया सबने? चला जाए आगे. चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो दोनों का मतलब क्लियर हो गया सबको? चलिए मार्क कर लीजिए डिफरेंसेस चिल्ड्रन. डिफरेंसेस मार्क कर लीजिए, बड़े आसान है. सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग इज एट हायर लेवल एंड डिसेंट्रलाइजेशन में इट गोज ऑन टू द लोएस्ट लेवल. जनरली सेंट्रलाइजेशन स्मॉलर फर्म्स में होता है और डिसेंट्रलाइजेशन लार्जर फर्म्स में. यहाँ पे मैनेजर्स के पास फ्रीडम कम होती है बिकॉज सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी चिल्ड्रन? टॉप लेवल हायर लेवल के पास. और यहाँ पे मैनेजर्स के पास फ्रीडम ज्यादा होती है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, समझ में आ गई सारी बातें? नहीं समझे? समझ गए? चलिए बी क्विक. लेट्स कंटिन्यू फर्दर. डिसिप्लिन चिल्ड्रन. अगर ऑफिस में कहीं पे भी डिसिप्लिन नहीं होगा चिल्ड्रन तो क्या काम हो पाएगा? बट यहाँ डिसिप्लिन का अल्टीमेटली मीनिंग क्या होता है? द पर्सन शुड बी वेरी ओबीडियंट. मतलब हु शुड बी वेरी ओबीडियंट? एवरी सबऑर्डिनेट शुड बी वेरी 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 ओबीडियंट टू हिज और हर सुपीरियर. समझ में आ गया? गिव रिस्पेक्ट एंड परफॉर्मेंस. जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है. सर फॉर एग्जाम्पल, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल है. आपने सुना होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे जब लोग काम करते हैं चिल्ड्रन तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए जनरली एम्प्लॉइज को सिर पे क्या पहनाया जाता है चिल्ड्रन? सेफ्टी हेलमेट. ये हेलमेट हो गई. हेलमेट अच्छी नहीं लग रही है? चलिए इसको अच्छा बना देते हैं. चलिए सेफ्टी हेलमेट पहना दिया गया. सर बीच में कंकड़ घुस गया तो? चलिए सेफ्टी हेलमेट पहन लिया इसने. सर ये है कौन? ये एंड्रॉयड है. चलिए सेफ्टी हेलमेट पहना दिया. मुंह क्यों टेढ़ा हो गया? सबको मुंह चिढ़ाता था, एक बार टीचर को चिढ़ा दिया, टेढ़ा ही हो गया परमानेंटली, शराब लग गया इसको. तो ये सेफ्टी हेलमेट पहन के ही आपको फैक्ट्री प्रेमाइसेस में जाना है. अगर आप बिना सेफ्टी हेलमेट पहने गए और आपको कुछ सिर में चोट वोट लग गई तो ऑफिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है. इसके ऊपर बहुत फेमस एक केस हुआ था. किस कोर्ट में हुआ था मेरे को ठीक से याद नहीं है. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन 3rd ईयर, तो मेरा लेबर लॉ में और कंपनी लॉ में स्पेशलाइजेशन था. तो मैंने वहां पे एक केस पढ़ा था. अगर एज पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट अ वर्कर इज इंजर्ड और डाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कॉम्पनसेशन देने की. तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का वर्कर था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वाइफ जो है वो ऑफिस में आकर क्लेम मांगती है, उसको क्लेम नहीं मिलता. तो कोर्ट में क्या बताते हैं ऑफिस के एडवोकेट कि वर्कर की जो ट्रक थी वो चलनी बंद हो गई. वो नीचे उतरा और दूसरे वर्कर ने बताया कि मैं तो दूर खड़ा था, इन भाई साहब ने डीजल टैंक खोला और माचिस लगा के देख रहे थे कि पेट्रोल मतलब डीजल टैंक में है या नहीं है. तो ये बेसिकली गड़बड़ तरीका है डीजल चेक करने का. इस ग्राउंड पे एम्प्लॉयर वाज रिलीव्ड एंड उसने प्रूव किया कि एम्प्लॉय की लगता है दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी. नहीं तो इस एम्प्लॉयर को पूरा का पूरा पेमेंट देना पड़ता. तो उस एम्प्लॉय ने क्या नहीं फॉलो किया चिल्ड्रन? डिसिप्लिन नहीं फॉलो किया. तो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ शुड ऑनर देयर कमिटमेंट. सर ये कैसे कमिटमेंट होंगे? भाई वर्कर का कमिटमेंट क्या होगा और मैनेजमेंट का कमिटमेंट क्या होगा? वर्कर का कमिटमेंट होगा व्हाट इज कॉल्ड एज बेटर आउटपुट, और बेटर वर्ड की जगह अगर आप मैक्सिमाइज आउटपुट लिखे तो अच्छा होगा. और मैनेजमेंट को क्या देना पड़ेगा? उसे इंसेंटिव. हो पड़े में बात गई बच्चों? तो अगर वर्कर ने अपना कमिटमेंट पूरा किया और मैनेजमेंट ने कमिटमेंट पूरा नहीं किया, अगेन इट इज वायलेशन ऑफ डिसिप्लिन. तो अगर आपको केस स्टडी आ जाए, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए एक्स लिमिटेड एम्प्लॉयड 500 वर्कर्स, द एस्टिमेटेड आउटपुट वाज 10 यूनिट्स पर डे पर वर्कर. After 3 months, the workers were able to produce 20% more than the estimated output. But the employer or the management
डिड नॉट पे द promised incentive, which principle is violated? बच्चा यहां पे लिख के आएगा फेयर रेम्यूनरेशन, और जवाब क्या होगा? डिसिप्लिन। इज दैट क्लियर? इंसेंटिव जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं दिया। फेयर रेम्यूनरेशन तब होता कि एक ही एम्प्लॉय को, एक ही टाइप ऑफ एम्प्लॉय है बट उनकी सैलरी अलग अलग है, या मेन मतलब मेल और फीमेल एम्प्लॉयज में भी आपने सैलरी अलग अलग दी है। फीमेल्स को आप ज्यादा सैलरी देते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ताकि दिमाग का इलाज करा लें, और मेल्स को आप कम सैलरी दे रहे हैं, बेचारे दबे कुचले वर्ग के, कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो ये अगर डिफरेंसेस आ गए, दैट इज फेयर रेम्यूनरेशन का वायलेशन। समझ गए इस बात को? तो इसको जरा लिख लें जरूर झटपट। सो डिसिप्लिन समझ में आ गया बच्चों? चलिए तो एक छोटा सा टेक्स्ट रीड कर लीजिए। इट इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह लगा होता है नो स्मोकिंग, और वहीं सिगरेट फूके पड़े हैं सब लोग, देन विल इट बी कॉल्ड एज डिसिप्लिन? नॉट एट ऑल। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट्स एंड केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी। अब एम्प्लॉय छुट्टी पे चला गया बिना बताए, हमने उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा था बिना बताए छुट्टी पे जाओगे तो जितनी उस दिन की सैलरी होगी उसका डबल काटेंगे, दैट इज डिसिप्लिन। ऐसा कुछ लिखा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, फालतू में उसकी तनख्वाह आपने काट ली, तो दिस इज नॉट डिसिप्लिन। गॉट इट क्लियर? और ये तो समझ में आ गया हाउ दे आर गोइंग टू ऑनर देयर एग्रीमेंट्स। चलिए, तो टीचर तो स्कूल आ रहा है, पढ़ा भी रहा है, बच्चा एक दिन आता है, एक दिन गायब हो जाता है, फिर एक दिन आता है, फिर एक दिन गायब हो जाता है। इज द स्टूडेंट इन डिसिप्लिन? यस, स्टूडेंट इज इन डिसिप्लिन। इन स्पेस डिसिप्लिन नहीं है, इन डिसिप्लिन। समझ गए? ड्यू डेट के बाद भी फीस नहीं जमा करा रहे हैं लोग, क्या है? ये भी डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है। ओके, चलिए अगला प्रिंसिपल जो शाहजहां ने किया था बच्चों, ताजमहल बनवाने के बाद 600 लोगों के सुना हाथ कटवा दिए थे। मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा हाथ गए कहाँ। 600 लोगों के कम से कम 2 हाथ तो होएगा ही सबका, अगर पैदाइशी लूला नहीं होगा तो। कितने हाथ हो गए? 1200 हाथ कहाँ गए? खा लिए होंगे। हाथ ना हो गए चाउमीन और चिली चिकन हो गए, खा लिए होंगे। तो ये प्रैक्टिकली बकवास है, ये किताबों में डिफेम करने के लिए लिखा है, बट इसके अंदर कोई तथ्य नजर नहीं आता, कोई एविडेंस ही नहीं है। अरे भाई उनको दफना दिया गया तो कम से कम उनके फॉसिल्स मिले होते। समझ में आ गया? कोई फोटो वोटो किसी आर्टिस्ट ने बनाई होती, मान लेते हैं कैमरे का जमाना नहीं था, तो ये टोटल बकवास है। तो डिविजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? मान लीजिए यू आर इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉल पॉइंट पेन्स। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? आप बॉल पॉइंट पेन की मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं, और अब यहां पे प्रोसेस होगा सो कॉल्ड पेन की बॉडी मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद मान लीजिए प्रोसेस है चिल्ड्रन इंक फिलिंग का। उसके बाद मान लीजिए प्रोसेस है रिफिल अटैच करना पेन के अंदर। उसके बाद का प्रोसेस है पैकिंग करना। उसके बाद का प्रोसेस है पैकेजिंग करना। पूरी स्पेलिंग लिख देता हूं, समझ में आ गया? उसके बाद का प्रोसेस है डिस्पैच करना, और उसके बाद का प्रोसेस है मार्केट में जब इसको बेच दिया, वी विल बी डूइंग व्हाट? डेट कलेक्शन। अब कितने प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं? हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर चिल्ड्रन? 7। हमारे पास 14 एम्प्लॉइज हैं चिल्ड्रन। कितने एम्प्लॉइज हैं? 14। क्या इन पूरे के पूरे 14 एम्प्लॉइज को लगा दिया जाए इन 7 कामों में 2-2 के हिसाब से? ना लगाया जाए? 2-2 के हिसाब से लगा दिया जाए। तो यहाँ पे ज्यादा लोग रिक्वायर्ड है तो यहाँ 4 लगाते हैं, यहाँ पे 1 से काम हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 9 2 11, यहाँ पे लगा देते हैं 1 12, और यहाँ पे 2। तो कहने का मतलब हमने अलग अलग टाइप ऑफ वर्क अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एज पर देयर लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। आई रिपीट, एज पर चिल्ड्रन देयर लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो जिस काम में स्पेशलाइज करेगा उसको वो काम दे दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का? तो ये एग्जाम्पल भी कॉपी कर ले लो। टेक एन एग्जाम्पल चिल्ड्रन कि आपका घर है और घर में ढेर सारे एम्प्लॉयज चाहिए। किस लिए एम्प्लॉयज चाहिए? भाई अंडे तो देंगे नहीं, तो
आपने एक पर्सन को एम्प्लॉय किया क्लीनिंग के लिए, एक को एम्प्लॉय किया वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, एक को एम्प्लॉय किया स्वीपिंग के लिए, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। क्या मम्मी रिस्क लेंगे कि एक ही काम तीनों, मतलब तीनों काम एक ही से करा लें? नो, एक एब्सेंट हुआ तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो इट इज बेटर वी शुड हैव 3 डिफरेंट एम्प्लॉइज। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिविजन ऑफ वर्क या डिविजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं आप इसको। कॉपी कर लीजिए। चलिए भाई, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। नेक्स्ट चिल्ड्रन, समझ गए सब लोग डिविजन ऑफ वर्क का मतलब? चलिए, डिविजन ऑफ वर्क का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल चिल्ड्रन। अब एमबीबीएस जो होता है वो तो हर चीज की दवाई दे देगा, बट अगर सर्जरी की बात करें तो अगर आपको सर्जन बनना है और आपने एमएस कर लिया तो आपको फिर स्पेशलाइज करना पड़ेगा कि आप न्यूरो सर्जरी में स्पेशलाइज करेंगे या हड्डी पसली की सर्जरी में स्पेशलाइज करेंगे। क्या एक सर्जन जिसने सर्जरी कर ली हर तरीके की सर्जरी कर सकता है? ये जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत कर लेगा, बात अलग है, बट क्रिटिकल केसेस को नहीं ले पाएगा। मान लीजिए किसी ने सर्जरी सीखी, भाई हार्ट की भी सर्जरी सिखाई जाती है, ब्रेन ट्यूमर की भी सर्जरी सिखाई जाती है, बट आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 5 साल में हार्ट सर्जरी में बहुत हाथ साफ कर लिया है। अब कोई ब्रेन सर्जरी का आ गया पेशेंट, मान लीजिए, कस्टमर तो नहीं बोल सकते ना इसको, तो क्या हार्ट सर्जन वहां भी अपने हाथ साफ करेगा? चलो 80 साल का मर रहे हैं तो वाला ही है, मर भी गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसा होगा? नहीं होगा। तो ये भी डिविजन ऑफ वर्क का एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए। बैंक में जो पीओ के एग्जाम से आया, क्या हम उसको चपरासी बनाएंगे बैंक में? नो, तो वो भाई मैनेजर के पोस्ट पे काम करेगा। जो क्लर्क है वो क्लर्क का काम करेगा, तो जिसकी जो स्पेशलिटी होगी उसको वहां पे हम लगा देंगे। इज दैट क्लियर? अब किसी टीचर ने मान लीजिए एमकॉम कर लिया, सॉरी किसी पर्सन ने एमकॉम कर लिया और वो टीचर बनना चाहता है। अब हमारे इंडिया में ये इंसान इकोनॉमिक्स छोड़ के कॉमर्स वाले सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए स्कूल टीचर को? एमए इन इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बट मेनी अ टाइम इट वाज सीन कि भाई एमए इकोनॉमिक्स वाला कोई टीचर मिल नहीं रहा है, बट ये एमकॉम वाला टीचर है जो पिछले 10 साल से बच्चों को कोच कर रहा है, तो चलो इसी को हायर कर लेते हैं। तो उसके पास क्वालिफिकेशन तो नहीं है एमए की, बट वो पढ़ाने लायक है, तो इसलिए उसको ले लिया जाएगा। समझ में आ गया? क्या स्कूल रिस्क लेगा एक ही टीचर से सब सब्जेक्ट पढ़वा ले? बचपन में हो सकता है, क्लास नर्सरी केजी प्रेप में। इज इट पॉसिबल इन सीनियर सेकेंडरी क्लासेस? बिल्कुल नहीं। और मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा भी ले, फॉर एग्जाम्पल मेरी तरह का, अगर वो भाग गया नौकरी छोड़ के तो पूरा का पूरा ठप, और बच्चे भी एक ही चेहरा देखते देखते बहुत परेशान हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? और एक जने के लिए स्टार्टिंग में तो बड़ा ठीक रहेगा, बट बाद में थिंग्स विल बिकम क्वाइट मोनोटोनस। खोपड़े में बात गई। चलिए, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? सबको इक्विटी शेयर दिए जाएंगे किसी कंपनी के? नो, ईदर द पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल, सो कॉल्ड कोई भी एज हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है जब हम इनकी सैलरी देंगे। तो अगर हमने मैनेजिंग डायरेक्टर का जॉब किसी पर्सन को ऑफर किया, और मान लीजिए हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर के 2 जॉब हैं, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है और एक सेल्स डिपार्टमेंट में है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमने किसी फीमेल को रख लिया और सेल्स डिपार्टमेंट में हमने किसी मेल को रख लिया। क्या दोनों में से सैलरी किसी की कम और ज्यादा होनी चाहिए? नो, सीनियोरिटी जूनियोरिटी के बेसिस पे हो सकता है, जो सीनियर एम्प्लॉय है उसकी सैलरी ज्यादा और जो जूनियर एम्प्लॉय उसकी सैलरी कम। बट अगर सेम डेट पे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है चिल्ड्रन, तो सैलरी लेवल्स वुड बी एग्जैक्टली इक्वल। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई पक्का? आपके घर में नवरात्रि की पूजा होती होगी, उसमें 9 कन्याओं को खिलाया जाता होगा। मान लीजिए कुछ कन्याएं 4 साल वाली हैं और कुछ कन्याएं लेटर से 8 साल वाली हैं, और दोनों को 10-10 रुपए वाला हैंकी दिया जा रहा है। ये छोटी वाली कन्याएं तो खुश हो जाएंगी, बड़ी वाली क्या कहेंगी? रख लो अपने पास, हमको नहीं चाहिए। तो बड़ी कन्याओं के लिए थोड़ा 25-50 रुपए का सामान ले आइए, छोटी कन्याओं के लिए 10 रुपए का हैंकी चल जाएगा। बट अगर आपकी मम्मी सारी की सारी कन्याओं को सो कॉल्ड 10 रुपए वाली एक कटोरी दे दे प्लास्टिक की, तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है चिल्ड्रन? ये इक्विटी का वॉयलेशन है। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए राहुल की शादी हुई। राहुल कौन है? वैसे तो मेरा दोस्त है, उसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, 11वीं एनिवर्सरी भी थी, बट अभी तक डिनर बुलाया नहीं उसने इस साल। हम लोग भी गिफ्ट नहीं दिए, चतुर निकल गए। अब मान लीजिए कि सो कॉल्ड राहुल को किसी पर्टिकुलर शादी में बुलाया जाता है
और वहां पे इसकी भी शादी फिक्स कर दी जाती है, कुछ टाइम बाद इसकी भी शादी होती है। इसकी जो सगी बहन थी, सगी बहन को क्या बोलते हैं? अच्छा, मेरे को लगा आप लोग बोलेंगे कंटाइन ननंद, रियल सिस्टर। और कुछ बुआ, मौसी, चाची, इन सब की बेटियां थी, तो वो क्या हो गई? कजन सिस्टर। जिस लड़की से राहुल की शादी हुई, मान लीजिए लड़की का नाम ज्योति था, मेरे दोस्त की वाइफ का नाम भी यही है, भाभी बोलते हैं हम लोग आगे नाम लगा के। इज दैट क्लियर? अब राहुल की जो सगी बहन थी उसको तो गोल्ड की रिंग दे दी गई, और बाकी सबको ना 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 ना, सिल्वर की रिंग, गोल्ड प्लेटेड। थोड़ी तो इज्जत रखिए भाई। लड़के की जो सगी बहन थी उसकी रिंग थी 1 लाख रुपए की, और इनकी रिंग थी 1100 रुपए की। तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है? बिल्कुल है भाई। सगी बहन को तो भाई अलग से कुछ ज्यादा मिलना बनता ही है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कुछ बच्चे कहेंगे सर बिजनेस स्टडीज के चार्जेस आप कम ले रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल इक्विटी नहीं है, तो आप अगले महीने से उसको इक्विटी पे ले आइएगा। नहीं, सीनियर और माइनॉरिटी आएगा वो तो हमने पहले ही बोल दिया। अगर मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में सेम डे दो लोगों को नौकरी मिली, एक फीमेल था एक मेल था, गॉट इट क्लियर, तो दोनों की सैलरी सेम हो जाएगी। बट अब हम बात करते हैं अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, तो यहाँ काम ज्यादा है, सेल्स में कंपेरेटिवली काम होता ज्यादा यहाँ पे भी है। और मान लीजिए कोई बैक ऑफिस में काम कर रहा है, तो बैक ऑफिस वाले को प्रैक्टिकली कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, मार्केटिंग वाले को इंसेंटिव सबसे ज्यादा, सेल्स वाले को कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इक्विटी, सीनियरिटी और जूनियरिटी का एक्सेप्शन हो सकता है ना। हाँ, तो ये नहीं बोल सकते कि सीनियरिटी जूनियरिटी है इनकी भी सैलरी सेम हो जाए, ऐसा थोड़ा होता है। समझ में आ गया? इसीलिए इक्वालिटी नहीं लिखा गया, क्या लिखा है? इक्विटी। इक्विटी जो यहाँ पे है वो फोकस कर रहा है इक्विटेबिलिटी को। व्हाट? इक्विटेबिलिटी। भाई आज मेरी नौकरी लगी एज अ चपरासी ना हॉस्पिटल, और आपकी नौकरी लग गई एज अ डॉक्टर। अब ऑब्वियस सी बात है, आप सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं, आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना हो सकती है, मेरी 30,000 रुपए महीना हो सकती है, सेम थोड़ा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम इक्विटी का मतलब इक्वालिटी नहीं बोलते, इक्विटी का मतलब इक्विटेबिलिटी होता है एक्चुअली में। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? चलिए, इक्विटी का प्रिंसिपल इज वेल अंडरस्टूड। पक्का? चलिए अगला क्या है, सबने लिख लिया था इक्विटी का एग्जांपल? एस्पेरेट डी कॉप्स, इसका क्या मतलब होता है? आप एकदम सो कॉल्ड अव्वल दर्जे के अपने एम्प्लॉयर के लिए क्या रहे? टॉमी, लिख लीजिए। टॉमी, मोती, हीरा। हाँ, हीरा अमिताभ बच्चन की एक मूवी में था। चलिए, समझ में आ गया? तो अगर आप टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर सो कॉल्ड लॉयल नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब आप एक ठीक ठाक एम्प्लॉय नहीं है, चोर टाइप के एम्प्लॉय है। तो ये लॉजिक सबको समझ में आ गया? तो वन शुड बी वेरी वेरी लॉयल टू द एम्प्लॉय एज सच। इसका ये मतलब नहीं चाटुकारिता करता रहे, जी सर यस सर बहुत बढ़िया सर, सही डिसीजन देना पड़ेगा। सो देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड टीम वर्क अमंग द एम्प्लॉइज, एंड एफर्ट शुड बी मेड ताकि एम्प्लॉय के बीच में हमेशा कॉर्डियल रिलेशन एम्प्लॉयर के साथ रहें। तो यहाँ पे 2 बातें आपने पढ़ ली, बट बच्चे ध्यान सिर्फ एक ही को दे पाते हैं। एस्पिरिट डी कॉप्स, स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन टू द ग्रुप। ग्रुप का मतलब ये नहीं कि जो हमारे आपस के टीम के लोग हैं हम उन्हीं के साथ लॉयल होंगे, उनके साथ आप लॉयल रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, फरेब नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो जब एम्प्लॉइज से बोला जाए भाई आप अपने आइडियाज दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपको आइडिया देना पड़ेगा। अब आप बोले ये आइडिया तो एम्प्लॉयर के लिए है, मैं क्यों दूं इनको? क्योंकि आप उस टीम का हिस्सा हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो एस्पिरिट डी कॉप से सबको स्पिरिट वर्ड याद रहेगा, स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन। कॉर्पोरेशन तो कंपनी को बोलते हैं, स्पिरिट। और फिर कैसे नंबर नहीं मिल रहा एग्जाम में, कैसे नंबर मिलेगा? ये तो वही होगा, टर्पनटाइल तेल की हिंदी क्या होती है? तारपीन का तेल। हाँ, नॉर्मल हो सकता था, बट जब किताब लिखी फ्योल साहब ने, तो फ्योल साहब को क्या लगा होगा, ये मैंने भी अपने टीचर से पूछा था कि एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्यों बोला गया। तो ही सेड कि ये जो टेक्स्ट था ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और उसमें इसको भी ऐड करना था। तो कोऑपरेशन और लॉयल्टी दोनों में डिफरेंस होता है। लॉयल्टी मतलब धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल शब्द है, और कोऑपरेशन जो है ये थोड़ा सा फॉर्मल शब्द हो गया। इज दैट क्लियर?
तो ऐसे लिखते फ्योल साहब तो शायद ये लिख देते लॉयल्टी एंड डिवोशन विद कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, तो बहुत बड़ा बन रहा होगा, तो उन्होंने छोटू मंच खिला दी, क्या नाम रख दिया, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। समझ गए, समझ गए। हाँ तो इसलिए तो उसको छोटा किया गया, नहीं तो उसमें बोलते सर दोनों अनपढ़ थे क्या, तो हमको तो बस यही पढ़ना है जो लिख गए वो एकदम सही था। बट क्या आजकल ऐसा चलता है, नो आजकल जो प्रिंसिपल ज्यादा चलता है इससे भी ऊपर इंसेंटिव, मेरे हिसाब से उसको इंसेंटिव के साथ जोड़ देना चाहिए, इंसेंटिव डी कॉप्स हो जाना चाहिए इसको। तो डी कॉप्स में जो कॉप्स वर्ड है ये एक्चुअली फोकस किसको कर रहा है, वो ऑपरेशन को। एस्पिरिट डी, एस्पिरिट स्टैंड्स फॉर लॉयल्टी की स्पिरिट होनी चाहिए, और डी मतलब दे दिया, अपना योगदान दिया, हाँ डिवोशन बेसिकली, गॉट इट। तो स्पिरिट डी कॉप्स में दिस फोकसेस ऑन स्पिरिट ऑफ लाइबिलिटी, सॉरी लॉयल्टी, दिस इज डिवोशन। अब ये हम लोग ऐसा बना रहे हैं, हो सकता है फ्रेंच भाषा में इसका कोई और मतलब हो, कॉप्स तो श्योर है यही होगा, बस ग्रुप के प्रति कोऑपरेशन। समझ गए, पक्का। तो मान लीजिए कि घर में शादी है पड़ोस में, उन्होंने 4-5 लोगों की हेल्प मांगी है, और 4-5 लोग उनके घर पहुंच गए, 3 महीने बाद पता लगा उन्हीं चूना लगा दिए थे, 10-10 हजार रुपए उन्होंने दिए थे एडवांस, खर्च करिएगा, खर्चा हुआ 5-5 हजार, बिल बनाया 8-8 हजार का, और 2 हजार वापस दे दिए। तो क्या उनके बीच में कोई एस्पिरिट डी कॉप्स था, नो, उनके बीच में किसी कॉप को रखने की बहुत जरूरत थी, पुलिस वाले को। समझ गए एस्पिरिट डी कॉप्स, लिख लें झटपट फास्ट। नेक्स्ट, समझ गए इसका मतलब सब लोग। यहां पे बच्चों आती है बात FW टेलर की, आ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, हम ये कर सकते हैं, हम बैंड बजा देंगे सबकी, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, एस्पिरिट डी कॉप्स। आपने वो मूवी देखी है बॉर्डर चिल्ड्रन, सनी देओल जी का रोल आपने देखा था, उन्होंने काफी अपने सोल्जर्स को मोटिवेट किया सब कोऑपरेट करें, तो क्या था वो, एस्पिरिट डी कॉप्स ही था। और इसी में अब आता है वहां का प्रिंसिपल FW टेलर साहब का एक प्रिंसिपल, कौन सा था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उतना नहीं लगेगा क्योंकि वो तो विद द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय था, यहाँ पे आपस का है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हिंदुइज्म ना लिख के चले आना, क्रिश्चियनिटी ना लिख के चले आना, वहां पे लिखा है कोऑपरेशन नॉट हिंदुइज्म, समझ में आ गया। तो वहां सबको सो कॉल्ड स्मगलर बना दिया जाएगा, क्या नहीं मतलब वही हुआ। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन आ गया ना, अभी लोग क्या बोल रहे थे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वो तो था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलके काम करेंगे, इज दैट क्लियर। जो इसके पहले कमिटमेंट वाला हमने पढ़ा था, कौन सा पॉइंट था, पीछे ले चलते हैं, नहीं नहीं नहीं, अरे कमिटमेंट वाला जो था, कहाँ गया, एक कमिटमेंट वाला बीच में आया था ना भाई, इक्विटी वाला जो था, हाँ इक्विटी वाला चल रहा है, यस, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वाला पॉइंट FW टेलर से वहां पे मैच करेगा जो आपने पढ़ा था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, लिखा ना, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, इज दैट क्लियर। ग्रुप में हार्मोनी होनी चाहिए, वो यहां से आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे आप तो काम कर जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि FW टेलर वाली चीजें भी यहाँ पे आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, सीधे सीधे नहीं मिलेंगी, 2-3 मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए, फेयर रेम्यूनरेशन, अब इसमें और इक्विटी में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब है एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस। अब फेयर वेजेस का मतलब क्या है, नोट को थोड़ा ब्लीच ब्लीच करके देंगे, सफेद करके फेयर हो जाएगा, नो। तो फेयर वेजेस का मतलब होता है एज पर लॉ, और हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ढेर सारे लॉज हैं जो हमारे वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं चिल्ड्रन, और इन लॉज को ग्रुप करके क्या बोलते हैं पता है आपको, लेबर लॉज। तो इन लेबर लॉज में बहुत ढेर सारे आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है, 50 कानून देश में बने हुए हैं। और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं चिल्ड्रन, तो इन दैट केस उन एम्प्लॉइज को आपको प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। चटपट कॉपी करें, देन आई एक्सप्लेन। तो भाई ये बात सबको समझ में आ गई, फेयर वेजेस का मतलब क्या होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हम जब स्कूल में पढ़ते थे, लाइक आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम वो नर्सरी केजी, तो ऐसे एक फर्जी टाइप के स्कूल में चले गए थे, ताऊ जी की बेटी जाती, तो मैं सोचा मैं भी जाऊंगा, मेरे को लगा स्कूल बहुत अच्छी जगह रही होगी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 41.5 साल हो गए स्कूल जाते हुए,
41 साल से डेली स्कूल जा रहा हूँ, और मेरे खानदान में जितना मैं स्कूल गया उतना कोई नहीं गया, कोई नहीं गया इतना स्कूल। 2.5 साल की उम्र में मेरे पापा मम्मी ने मेरा एडमिशन करा दिया ग्रीन लॉन्स में। मैं 2.5 साल का था उस समय। गॉट इट क्लियर। नंबर आए तो मेरे को लगा बढ़िया ही नंबर होंगे, क्योंकि मेरी सिस्टर जो मेरे से बड़ी थी थोड़ी सी, उसको ब्लू इंक में नंबर मिले थे। मैंने कहा मेरी कलरफुल मार्कशीट है। और बाद में 3 4 5 साल बीत गए, थोड़ी सी अकल आ गई तो मम्मी ने समझाया बेटा तुम्हारे सब्जेक्ट में फेल थे उस समय। मैंने कहा चलो ये भी एक खानदान में हुए, प्ले ग्रुप में फेल हुए कम से कम। फिर उसके बाद उन्होंने वो सेंट जोसेफ एक स्कूल है इलाहाबाद का, ठीक ठाक, वहां एडमिशन करा दिया। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि एडमिशन होगा। मेरे से प्रिंसिपल थॉमस सर ने पूछा कि कौन से कलर के शूज पहने। मेरे को ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा कलर इज ब्लू। कहने देख तो लो। मैंने कलर इज ब्लू, मतलब कॉन्फिडेंस बच गया। और मेरे क्रीम कलर के शूज थे, मम्मी बताती हैं। तो प्रेप से लेके 10 साल, 10वीं क्लास तक 11 साल मैंने वहां पे अपने सो कॉल्ड लेक्चर रिकॉर्ड पे, इसलिए कह देता हूँ बिताए, नहीं तो बोल देता बर्बाद किए। फिर वहां पे कॉमर्स था नहीं, प्रिंसिपल ने बोला निकल लो यहाँ से बाहर। तो बहुजन समाजवादी पार्टी का स्कूल है BHS, 2 साल वहां टाइम पास किया। फिर 3 साल अपनी घासलेटी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद। फिर उसके बाद सिम्बियोसिस पुणे से MBA किया कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर MPhil किया, ढेर सारी पढ़ाई लिखाई की, 5 7 डिग्री इकट्ठी कर ली। फायदा भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट टीचर्स को हमेशा देखते थे बेचारे स्टाफ रूम में बैठते थे, पंखा भागते रहते थे। बट आजकल के स्टाफ रूम टीचर्स के कैसे होते हैं? एयर कंडीशन लगा होता है। तो ठीक ठाक दिल्ली पब्लिक टाइप स्कूल होगा तो लेग मसाजर भी होता है वहां पे, कैंटीन वैंटीन भी, सैंडविच वैंडविच भी मिल जाए तो थोड़ा ठीक ही रहेगा। बाकी जगह जहां लेग मसाजर नहीं होता है वहां चपरासी कोई 50 रुपए देके पैर घुटवा लेते हैं। तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग ऑल्सो एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो। इज दैट क्लियर? अभी हमारे देश में जो एक वो मेसन वर्कर, मिस्त्री नहीं होता, उसकी एक दिन की वेजेस पता है कितनी होती है? 800 रुपए। और अगर उसको 30 दिन काम मिल गया तो ऑन एन एवरेज वो 30 दिन में कितने पैसे कमा लेगा? 24,000 रुपए। और 12 महीने में लगभग 3 लाख रुपए वो कमा लेगा। इज दैट क्लियर? और यहां पे स्कूल एडवर्टाइजमेंट निकालता है कि उनको एक PGT टीचर चाहिए XYZ सिलेबस पढ़ाने के लिए। सैलरी कितनी होगी? 30,000 रुपीज पर मंथ। इज दैट क्लियर? 3 महीने बाद स्कूल उस टीचर को बोलता है तुम ठीक से पढ़ा नहीं रहे हो। टीचर क्या बोलेगा? मिस्त्री की तनख्वाह में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टीचर आपको मिल जाए? कैसे मिलेगा? इज दैट क्लियर? मेरी मम्मी ने एक सस्ती मेड रख ली थी 400 रुपए में, उससे माइक्रोवेव चलवा रही थी। मैंने कहा कहाँ है माइक्रोवेव? कह रही भैया जी यही तो है। मैंने कहा उसको माइक्रोवेव नहीं बोलते हैं, ये वैक्यूम क्लीनर है। पोछा लगा रही थी वैक्यूम क्लीनर में वाटर सक करके, 3 मिनट के अंदर मशीन जल गई उसकी पूरी। तो मम्मी लगी चिल्लाने। मैंने कहा इसके ऊपर क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बुद्धिमत्ता पे ध्यान दो। क्या अकल है इसके पास? जब आप फेयर रेम्यूनरेशन ही नहीं देंगे एम्प्लॉय को, क्या वो आपको काम करके देगा? ठीक से ठेंगा काम करके देगा आपको? तो कहते हैं ना कि भाई अगर इंसान चाहिए तो पिस्ता खिलाइए, मूंगफली खिलाएंगे तो इंसान नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? बंदर मिलेगा, बंदर। तो हमारे इंडिया में मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस का यही नियम है। 8-8 हजार के 10 गधे भर्ती कर लेंगे वो लोग, 40-40 हजार के 2 घोड़े भर्ती नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? एक बार ऐसे मैं अपने फ्रेंड के ऑफिस गया। मैंने क्या तुम्हारे बेवकूफ एम्प्लॉइज हैं, ठीक ठाक भर्ती करो। कह रहा ज्यादा पढ़ा लिखा भर्ती कर लेंगे भाग जाएगा छोड़ के, अपना बिजनेस चालू कर देगा, इसलिए मैंने थोड़े कम पढ़े लिखे भर्ती किए हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम एम्प्लॉय टर्नओवर की इंडिया में क्यों है चिल्ड्रन? क्योंकि जो रेम्यूनरेशन मिलता है एम्प्लॉइज को, क्या वो इंडस्ट्री के हिसाब से फेयर होता है? नो। किसी को आपने सुना है गूगल में नौकरी लग गई 6 महीने नौकरी छोड़ दिया? हैव यू हर्ड TCS में जॉब लगा छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? बिकॉज दे पे हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। बाकी आप इलाहाबाद क्या पूरे हिंदुस्तान के स्कूल देख डालिए, क्लास 1 से लेकर 12 तक के, 2 4 6 महीना साल भर भी टीचर टिक गया तो समझ लीजिए स्कूल की किस्मत बहुत अच्छी थी। और जहां पे टीचर 15-20 साल से टिके हुए हैं, टीचरों की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि रेम्यूनरेशन इज फेयर। इज दैट क्लियर? पड़ोस में मेरा एक दोस्त रहता है, थोड़ी आगे नाम नहीं बताऊंगा उसका, बेइज्जती हो जाएगी, उसकी भी इज्जत है मोहल्ले में। बड़ा सा किला टाइप घर है, झाड़ू पोछे बर्तन वाली को 500 रुपए 1000 रुपए देंगी। फिर कहती है वो चोरी कर रही है। मैंने तो चोरी नहीं कर, और क्या करे? सैलरी आप ठीक दे नहीं रहे हो तो एम्प्लॉय मजबूरी में क्या करेगा? चोरी ही करेगा। सो पीपल अंडरस्टूड दिस पॉइंट चिल्ड्रन? सो कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी मैच्ड। खोपड़े में बात गई, मतलब मालिक की औकात और नौकर की कैपेबिलिटी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे सर? आप बोल लीजिए कि उसकी सो कॉल्ड कैपेबिलिटी क्या बोल सकते हैं हम? हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, मेरी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ना इसलिए। नहीं, हैसियत वर्ड इज डिफरेंट। कैपेबिलिटी हो सकता है टैलेंट, स्किल, काबिलियत। वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए इसी बात पे सिद्धि जी को एक गिफ्ट देते हैं। ये सिद्धि जी आपका गिफ्ट।
चलिए, सौरभ सर से गिफ्ट मिल गया, वो बड़ी बात है। चलिए, समझ में आ गया। हाँ, तो क्या बोला था, काबिलियत। तो मालिक की औकात और नौकर की काबिलियत का संगम होना चाहिए, यही फ्योल चाचू बोल के गए थे। तो व्हाट इज द रीजनेबल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस? रीजनेबल मेथड इज देश के कानून के हिसाब से। समझ में आ गई बात? चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे के प्रिंसिपल्स हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो अपलोड हो जाएगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक, बुरा लगे तो कमेंट।